हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और टोटली डिफरेंट होने वाली है प्रीवियस वीडियो से जो कि हमने कवर अप किया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम HTML के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज है उसमें हम HTML से स्टार्ट ले रहे हैं और अभी तक HTML में हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं, लेकिन आज जो हम ट्यूटोरियल कवर अप करने वाले हैं HTML में ये टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत से ट्यूटोरियल्स में बहुत सी चीज़ें क्रिएट की हैं, जैसे अगर हमने एक हेडिंग का ट्यूटोरियल कवर अप किया था तो उसमें मैंने आपको हेडिंग बना के दिखाई थी और वो हेडिंग हमने ब्राउजर में डिस्प्ले की थी। हेडिंग के अलावा भी हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स कवर अप किए हैं और बहुत से ट्यूटोरियल जो कि हमने HTML में देखे, लेकिन ये जो ट्यूटोरियल होगा इसमें मैं आपको वेब डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करना बताऊंगा। जैसे एक इमेज अगर हमने ऐड की है या डिस्प्ले कराई है ब्राउजर में, तो उस इमेज को मोबाइल में अगर हम डिस्प्ले कराते हैं तो किस तरह का डिस्प्ले हमें शो होगा या किस तरह की इमेज हमें शो होगी अगर हम उसको मोबाइल पे देखते हैं। तो मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कि हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में देखें तो रिस्पॉन्सिव का मतलब है किसी भी चीज़ को मोबाइल, टैब या आईपैड वगैरह में देखना। जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए बनती है, लेकिन अगर कोई कहता है इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, मीन्स वो मोबाइल और टैब में भी सही दिखे, तो हम उसको मोबाइल और टैब के लिए भी क्रिएट करते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो और टोटली डिफरेंट वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि बेसिकली किस तरह आप एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, या एक वेब डिज़ाइन को या एक वेब पेज को किस तरह रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं यूज़ करते हुए HTML को। लेकिन जैसा आपको पता है कि रिस्पॉन्सिव नाम में ही CSS आता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को या किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करना है या रिस्पॉन्सिव बनाना है, उसके लिए हमें CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होगा। तो इसलिए हम आज की वीडियो में कुछ इंटरनल CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए एक वेब पेज को एज अ रिस्पॉन्सिव देखेंगे लेआउट करके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेज that look good on all devices. A responsive web design will automatically adjust for different screen sizes and viewports. तो ये मैं बता रहा है कि बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो यूज़र क्रिएट करता है वो वेब पेजेस के लिए क्रिएट करता है, ताकि वो वेब पेज हर डिवाइस पे आपको अच्छा लगे। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है डिफरेंट स्क्रीन साइज और व्यू पोर्ट्स को। अगर मैं समरी इन दोनों पैराग्राफ की आपको करके बताऊँ तो सिंपली ये दोनों पैराग्राफ यूज़र से ये कहना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो हम क्रिएट करते हैं वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम हर डिवाइस पे अपने वेब पेज को बेहतर कर सकें। वहीं पे अगर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की और बात करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। मीन्स जैसे अगर मैं मोबाइल के लिए, आईपैड के लिए, टैबलेट के लिए या जिस भी डिवाइस के लिए मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिव की यही खास बात है कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज को आप किसी भी डिवाइस के लिए एडजस्ट करके क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। वहीं पे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की अगर बात करें, और व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट यूजिंग HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good all devices, desktops, tablet and phones. तो ये हमें बता रहा है कि बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन हम HTML और CSS के थ्रू यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी वेब पेज या किसी भी वेब डिज़ाइन को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर सकें, हाइड कर सकें, श्रिंक कर सकें और इनलार्ज कर सकें, ताकि वो पेज या वो डिज़ाइन हर डिवाइस में बेहतर लगे, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो या फ़ोन हो। अगर व्यू पोर्ट की बात करें तो बेसिकली व्यू पोर्ट क्या होता है? सेटिंग द व्यू पोर्ट टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ऐड द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस। अगर मैंने जो है व्यू पोर्ट को सेट करना है अपने रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में, तो उसके लिए मैं मेटा टेक्स्ट का यूज़ करूंगा। मेटा टेक्स्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में HTML की बताया था, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिव की बात करें तो किसी भी वेबसाइट या वेब डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें मेटा टेक्स्ट का खास यूज़ करना होता है, ताकि हम अपने वेब डिज़ाइन में व्यू पोर्ट को सेट कर सकें। अब व्यू पोर्ट क्या होता है और क्यों हम इसको सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली this will set the viewport of your page, which will give the browser instruction on how to control the pages, dimensions and scaling. अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में देखें तो व्यू पोर्ट को हम इसलिए ऐड करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं तो व्यू पोर्ट से ये नहीं होता कि आपका पेज रिस्पॉन्सिव हो जाता है। व्यू पोर्ट को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने
HTML डॉक्यूमेंट के पेज डायमेंशन और उसके स्केलिंग को खुद कंट्रोल कर सके। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एक वेबसाइट में मैं उसकी पेज डायमेंशन और उसकी स्केलिंग को खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वहां पे व्यू पोर्ट का यूज करूंगा। अगर मुझे मेरे पेज की डायमेंशन या स्केलिंग, डायमेंशन मतलब साइजेस वगैरह, अगर मुझे मेरे पेजेस के साइज या स्केलिंग वगैरह खुद मैनुअली जो है चूज नहीं करनी है, खुद मैनुअली कंट्रोल नहीं करनी है, तो मैं ऑब्वियसली फिर व्यू पोर्ट को क्यों ऐड करूं। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मुझे उसकी डायमेंशन और स्केलिंग को कंट्रोल करना होगा, इसीलिए मैं वहां पे व्यू पोर्ट का यूज करूंगा। और अगर इसकी एग्जाम्पल देखें वेब पेज के अंदर, तो विदाउट यूजिंग व्यू पोर्ट मेटा टैग एंड द सेम वेब पेज विद द व्यू पोर्ट मेटा टैग, मतलब अगर आप विदाउट मेटा टैग देखेंगे, मीन्स अगर विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग के आप अगर पेज को रिस्पॉन्सिव कर दें तो उसका आउटपुट हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, और फिर विद द व्यू पोर्ट मेटा टैग आप नीचे ऐड करके देख सकते हैं कि क्या आपको जो है चेंज दिख रहा है दोनों के अंदर। रिस्पॉन्सिव इमेजेस आर इमेजेस दैट स्केल नाइसली टू फिट एनी ब्राउजर साइज, मतलब किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप उसके अंदर स्केलिंग को यूज कर सकते हैं, और स्केलिंग किसी भी ब्राउजर साइज के लिए आप फिट कर सकते हैं, चाहे वो फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, ओपरा हो, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। और मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया कि विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को किस तरह यूज करते हैं, तो उसी तरह आपको विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी का यूज करना है और इमेज को सेट करना है। द इमेज विल बी रिस्पॉन्सिव एंड स्केल अप एंड डाउन, मतलब इमेज आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी जब आप व्यू पोर्ट का यूज करेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, तो फिर उससे क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो हर डिवाइस पे आपको बहुत ही कूल नजर आएगी। नोटिस दैट इन एग्जाम्पल अबव द इमेज कैन बी स्केल्ड अप टू बी लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। अ बेटर सोल्यूशन इन मेनी केसेस विल बी टू यूज द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इंस्टेड। तो ये बता रहा है कि अगर आप नॉर्मल इमेज की विड्थ इधर यूज करते तो वो स्केल्ड हो सकती है लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज, मतलब जब आप कोई भी इमेज पुट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कभी कभार के इमेज उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ी शो होती है ब्राउजर के अंदर। अगर आपको उसको ठीक करना है तो उसके लिए आप जो है मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगर बात करें यूजिंग द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी की, बेसिकली मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इफ द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट टू 100% द इमेज विल स्केल डाउन इफ इट हैज टू बट नेवर स्केल अप टू बी लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा 100% पे सेट रहेगी। उसमें ये नहीं होगा कि आपका स्केल अप हो जाएगा, उसमें हमेशा ये होगा कि आपका स्केल हमेशा डाउन रहेगा और कभी भी अप नहीं होगा, और वो हमेशा से लार्जर रहेगी ओरिजिनल साइज से, मींस कभी भी आपके जो स्केल के ओरिजिनल साइज से लार्जर नहीं होगी। तो इसलिए हम मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और वहीं पे अगर विड्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो लार्जर हो जाती है ओरिजिनल साइज से, जो कि बेहतर नहीं होती। वहीं पे मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इसका उल्टा करता है कि वो ओरिजिनल साइज से ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं करता, उसके ओरिजिनल साइज पे रहने देता है या उसके ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा छोटा कर देता है। इसकी एग्जाम्पल देखें तो दोनों की सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ विड्थ की जगह आपको मैक्स और डैश लगा देना है इन स्टार्ट, ताकि आप मैक्स विड्थ का यूज़ कर सकें। शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ, मतलब आप डिफरेंट इमेजेस को ब्राउजर में देख सकते हैं कि किस तरह का आउटपुट मिल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क करते हैं इस पर। तो मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, इसमें कुछ मीडिया की मैक्स विड्थ ऐड हुई नहीं है जो कि हमें डिफरेंट डिवाइसेस में देख सकते हैं कि इमेजेस किस तरह का आउटपुट हमें दे रही हैं। तो मैं VS कोड में आ जाऊँगा, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से ओपन करूँगा न्यू फाइल में मैं फाइल का नेम दे दूँगा index.html, और फिर उसके बाद मैं इस फाइल को डेस्कटॉप में सेव करूँगा। और फिर हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें सारे कोड्स पेस्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग कोड क्रिएट करेंगे HTML हेड। टाइटल में मैं लिखूँगा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, क्योंकि आज हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में जान रहे हैं। नीचे आऊँगा हेड के क्लोज टैग में और यहाँ पे बॉडी टैग क्रिएट करके इसमें मैं वो सारे कोड्स पेस्ट कर दूंगा जो कि हमने एग्जाम्पल से कॉपी किए थे। अब मैं यहाँ से करूँगा फाइल को सेव, और अगर मैं सेव करके ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये इमेज शो नहीं होनी, क्योंकि ये इमेजेस जो है मैंने एग्जाम्पल से कॉपी की और ऐसी इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे जो है ये इमेज शो नहीं होनी। तो मैं आता हूँ नीचे अपनी फाइल को ओपन करने के लिए, तो ये रही हमारी इंडेक्स की फाइल। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी इमेज शो नहीं हो रही, क्योंकि फ्लावर्स के नाम की कोई इमेज हमारे पास नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इमेज स्मॉल फ्लावर डॉट जेपेग, इस नाम की कोई इमेज नहीं है। लेकिन आप अगर किसी भी इमेज को एज अ लिंक से कॉपी करते हैं, जैसे मैं अगर गूगल पे आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लावर इमेजेस, यहाँ पे मैंने लिखा और फिर मैं आ जाऊँगा इमेजेस पे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी इमेज को लिंक से कैसे कॉपी करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है सिंपली इमेज पे प्रेस करना है, राइट क्लिक करके आपको कॉपी इमेज एड्रेस दबा देना है। कॉपी लिंक एड्रेस भी आप कर सकते हैं, वैसे मैं अगर यहाँ पे आके कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस,
फिर उसके बाद मैं जो है सिंपली आ जाऊंगा VS कोड में और इस लिंक की जगह मीन्स ये जो मैंने लिखा है इमेज स्मॉल फावर डॉट जेपेग, ये इमेज तो मेरे पास नहीं है तो मैं लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और फिर दूसरी इमेज पे भी मैं सेम करूंगा लेकिन डिफरेंट इमेज के साथ। तो मैं इस वाली इमेज को जैसे अगर मैं यहाँ से इसका कॉपी करता हूँ लिंक, कॉपी इमेज या कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे हम क्योंकि हमें इमेज का लिंक चाहिए, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और तीसरी इमेज में भी यही कर देंगे। गूगल पे आते हैं, ये इमेज है जैसे इसका मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस और फिर मैं आ जाऊंगा VS कोड में, यहाँ कर देंगे पेस्ट। उसी तरह यहाँ पे भी करते हैं सेम चीज़ लेकिन डिफरेंट इमेज के साथ। तो मैं इसके लिए जैसे ये इमेज ली एक, इसको मैंने यहाँ कॉपी इमेज एड्रेस किया, फिर आ जाएंगे VS कोड में पेस्ट करेंगे और ऑल्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। लिंक थोड़े बड़े होते हैं इमेज के तो आपको उसके लिए फिक्र नहीं करनी, जस्ट लिंक कॉपी पेस्ट कर देना फिर सेव करना है और आ जाते हैं ब्राउजर में, रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो इमेजेस मैंने ऐड किए हैं वो मुझे यहाँ शो हो रही है। जैसे मैंने अगर ये इमेज ऐड किया तो ये मुझे इसके ओरिजिनल साइज पे शो हो रही है। अगर हम इसका नॉर्मल साइज देखें तो इसका जो नॉर्मल साइज है, अगर मैं इसको दबाऊं सेव इमेजेस, तो सेव इमेजेस आप इसको किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं लेकिन जैसे ये AVIF वाली फाइल में सेव हो रही है तो मैं इसको इसमें सेव करता हूँ और मैं इसको एज डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद अगर हम इसका ओरिजिनल साइज देखें डेस्कटॉप पे आके, तो इसका जो ओरिजिनल साइज हमें देखने को मिलता है प्रॉपर्टीज में आके वो है नॉर्मली सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका अगर नॉर्मल इसका साइज देखें जो कि साइज है 27.5 KB, ये साइज जो आ रहा है ये इमेज का साइज आ रहा है, मींस इसके पास कितनी स्टोरेज वाला साइज आ रहा है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल साइज देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज को डायरेक्टली डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे और फिर उसके बाद मैं इमेज को डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके रीसाइज दबा के देख सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी इमेज AVF फॉर्मेट है तो उसको पहले आपको JPEG में करना होगा तब आप देखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात करें इमेज की साइज की तो इमेज का साइज हमें हमेशा ओरिजिनल शो होगा, कभी भी इमेज का साइज हमें उस ओरिजिनल से बड़ा शो नहीं होगा और इसी तरह हमें यहाँ देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव में देखें तो रिस्पॉन्सिव में आप देखेंगे कि हर डिवाइस में हमें इमेज का साइज सेम देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरह मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें हमने मीडिया क्वेरीज का यूज़ किया है, मीडिया क्वेरीज के साथ साथ हमने मैक्स विड्थ का भी यूज़ किया जिसके ज़रिए साइज़ में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं मिलती। लेकिन वहीं पे अगर मैं नॉर्मल विड्थ का यूज़ करता हूँ तो उसमें साइज़ थोड़ा सा अलग दिखता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम जो है मैक्स विड्थ का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि साइज़ हमारा इमेज का यहाँ से ख़राब ना हो। वहीं पे अगर आप टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं यूज़ करते हुए मीडिया क्वेरीज जो कि हमने अभी नॉर्मली यूज़ किए हैं। मीडिया क्वेरीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि बेसिकली मीडिया क्वेरीज हम क्यों यूज़ करते हैं ताकि किसी भी इमेज या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम रिस्पॉन्सिव कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरह HTML में रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं। वैसे अभी हमने नॉर्मली इमेज को रिस्पॉन्सिव किया है लेकिन एज अ बिगनर हमें अभी शुरू में इमेजेस को रिस्पॉन्सिव करना सीखना है ताकि हम आगे बढ़ें और वेबसाइट को भी रिस्पॉन्सिव कर सकें। क्योंकि अभी हम जब स्मॉल से स्टार्ट लेंगे तो फिर हम बिगर पे जाएंगे और फिर उसके बारे में भी देखेंगे कि वेबसाइट या वेब पेज को किस तरह डिज़ाइन करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि किसी भी इमेज या किसी भी डिज़ाइन को किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाते हैं यूज़ करते हुए मीडिया क्वेरीज और मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी को। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम जो है ये अमेजिंग ट्यूटोरियल्स कवर अप कर सकते हैं HTML के थ्रू। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।